गुड मॉर्निंग क्लास 12th। एक बार फिर से आज सेकंड वीडियो हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 का, जो कि है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पर, जिसका एक वीडियो आपको पहले भी जा चुका है, पहले भी आपको यूट्यूब पे मिल चुका है। इसका आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में एक बार हम रिकैप करते हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि आगे नए वाले समय पर हम वीडियो को अच्छे से समझ सकें और उसमें जान सकें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने मैग्नेट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था कि मैग्नेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेट की कोई भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते चलेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर कर दिया तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से, पहले मैं लास्ट क्लास में एक बार बता चुका हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने वहाँ पे कंपेयर भी किया था। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड कराना चाहता हूँ। कुछ लोगों का हो सकता है फर्स्ट वीडियो मिस कर गया हो, लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितना, अगर कोई भी चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक, कोई भी वायर में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, कोई अगर हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा। कोई चार्ज पार्टिकल इसमें फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हम कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई। यहाँ पे E क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और F मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, F मैग्नेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू वी इंटू बी। हमारा बी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स था। तो हमने दोनों का टोटल फोर्स क्या निकाला था, एफ लॉरेंज फोर्स के नाम से इसको बताया था। एफ एल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, क्यू इंटू ई था, प्लस क्यू वी बी। यहाँ पे क्यू हमने कॉमन ले लिया था, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ई प्लस वी इंटू बी। ये हमने लॉरेंज फोर्स की वैल्यू फाइंड किया था लास्ट क्लास में। आज इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे कि कितनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको मैंने रिवीजन के लिए कराया था, इसलिए इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास की वीडियो में आपको इसको और डिटेल में वहाँ पर मिल जाएगा कि कितना लॉरेंज फोर्स वहाँ पर जनरेट होता है। एक चीज़ और ध्यान देना बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस थोड़ा मालूम होना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान देना कि अगर कोई एक वायर है, वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वैल्यू Q है, तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। ध्यान देना, इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। Whether the charge is static charge or whether it is a dynamic charge, dynamic charge, चाहे ये स्टैटिक चार्ज हो, चाहे ये डायनेमिक चार्ज हो, चाहे चार्ज रुका हुआ है, चाहे चार्ज मूव कर रहा है, दोनों के केस में हमारा इस पर फोर्स अप्लाई होगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, F इक्वल टू Q इंटू ई। ये इतना वैल्यू ऑफ फोर्स इस पर अप्लाई होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक कोई वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड कब अप्लाई होगा, जब ये चार्ज मूविंग होगा। यानी अगर ये चार्ज स्टैटिक है तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान देना कि अगर स्टैटिक के केस में पूछता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड, तो इसमें हम लिखेंगे 0। ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो हमारा MCQs के फॉर्म में हमें बाद में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना कि इफ चार्ज पार्टिकल इज स्टैटिक then no force, no magnetic force is applied। ध्यान देना, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होता है। यानी चार्ज पार्टिकल अगर स्टैटिक है तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करने के लिए इसमें क्या चाहिए, हमें चार्ज को मूवमेंट कराना कंपलसरी है, चार्ज में मूवमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है,
तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के केस में सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या नहीं किया था, एक बार आप जाकर के वहाँ से देख लेना। यूनिट हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला एक SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला होती है, या फिर हम कह सकते हैं और वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, इसको मैं वेबर लिख दे रहा हूँ, WEBER, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर, ये भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। तो ये सब बहुत अच्छे से ध्यान से कर लेना, क्योंकि बिना यूनिट के मैंने पहले ही बताया था कि हाफ मार्क्स काट देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये हमारा कैसे निकला, कैसे अच्छा ये निकालते हैं यूनिट, एक बार यूनिट भी निकाल के देख लेते हैं। 11th में हमने कई बार पढ़ा है और कई बार मैंने बताया था कि कैसे यूनिट निकालते हैं। चलो एक यूनिट निकाल करके देख लेते हैं। हमें पता है फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, E डॉट A, ये फॉर्मूला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू B डॉट A, ये हो जाएगा। तो A को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन A, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर, और यूनिट इसका हमारा क्या हो जाएगा, एरिया का पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट निकल आया, ठीक है। तो ध्यान देना कि हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट की यूनिट जरूर मालूम होनी चाहिए, यूनिट जरूर लिखना है, क्वेश्चन में बोला गया हो या ना बोला गया हो। अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो व्हाट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, ठीक है। इसको बताया था हमारे साइंटिस्ट हैं बायोट सेवर्ट ने। बायोट सेवर्ट एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि व्हाट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर ले लिया था, ठीक है। इन्होंने लॉन्ग वायर भले लिया था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ही छोटे पार्ट्स के लिए निकाला था। इन्होंने क्या किया कि इसमें करंट I फ्लो करा दिया। I फ्लो कराने के बाद इन्होंने बोला कि एक छोटा सा पार्ट इन्होंने कट किया, दैट वाज अ DL। इन्होंने कहा हम पूरे के लिए नहीं निकाल पाएंगे, पूरे वायर के निकालना मेरे बस की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हम छोटे से पार्ट के लिए निकाल देंगे, बाकी पूरे के लिए आप इंटीग्रेशन कर लेना, जो कि क्लास 11th में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, कोई डाउट है तो क्लास यूट्यूब चैनल में मेरे जा करके क्लास 11 के वीडियोस देख लेना। सबसे पहले क्लास 11 का वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन भी मिल जाएगा और इंटीग्रेशन भी मिल जाएगा। चलो वापस आते हैं अपने बायोट सेवर्ट लॉ के केस में आते हैं। बायोट सेवर्ट ने हमें बताया था, जो साइंटिस्ट थे, दैट वॉज द बायोट स्वर्ट्स लॉ। बायोट स्वर्ट्स लॉ ने बताया था, इन्होंने बताया था इफ in a wire if we are taking the small length dl then at a distance small r distance पर हमारा एक पॉइंट P है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। इन्होंने ये एंगल थीटा ले लिया था, इसके बीच का एंगल थीटा ले लिया था, तो इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड DB, मैग्नेटिक फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द DL। इन्होंने बताया कि ये जो छोटा सा लेंथ ऑफ वायर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना बड़ा वायर हम लेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरा इन्होंने बताया DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, यानी करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट हम फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा। इन्होंने एक और बताया कि DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। साइन थीटा की बात इन्होंने क्यों कह दी, क्योंकि साइन थीटा हमें एंगल डिफाइन करता है और एंगल ही हमारा डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो DB हमारा साइन थीटा को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आगे रिप्रेजेंट करना है तो इन्होंने यहीं पे बता दिया था, ठीक है। चलो एक और इन्होंने रिलेशन बताया कि DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड अ पॉइंट P, यानी वायर और पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो इन सबको हम कंबाइन कर दें, जब हम इनको कंबाइन कर देंगे, सारा एक साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आ गई। ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहां पर होगा ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ एरर था। ये हमारा फॉर्मूला क्या, बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने हमें बताया कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो आगे डिफाइन करते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। ये हमारा स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ, हमें इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर डी बी इक्वल टू हमारा क्या निकला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। करंट को हम कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, करंट को हम हटा देंगे। अब यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे आर कैप लगाना पड़ेगा, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, आर कैप। इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 होती है, यानी आर कैप की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन आर मॉडुलस ऑफ आर। हम यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, मॉडुलस भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पुट कर दो तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अलग कर लिया, डी एल साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर क्यूब। अब डी एल साइन थीटा इंटू आर क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में हमारा कॉस थीटा आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में। एक बार मैं इधर फिर लिख दे रहा हूँ, इधर से नोट कर लो अगर आपको उधर से नहीं दिख रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड का, कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में छोटा लेंथ हम लेते हैं डीएल, तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। इसको निकालने के लिए अगर हमें कंप्लीट अमाउंट में निकालना होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है या इंटीग्रेशन में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप क्लास 11 में पढ़ाया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, 11 की लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें इंटीग्रेशन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अब इसमें एक पार्ट और कभी कभार पूछता है एग्जाम्स में कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इफ़ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द डीएल इन दिस फिगर, अगर डीएल की डायरेक्शन की बात करते हैं तो डीएल का कोई लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर डीएल की डायरेक्शन हमारा इधर है करंट की डायरेक्शन में लाइक दिस, और आर की डायरेक्शन हमारा ये है, ये आर की डायरेक्शन है, ये डीएल की डायरेक्शन है, इसके बीच में एंगल ये थीटा है। तो एंगल अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से लॉ होते हैं, हम कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा लॉ मैं लेकर चलता हूँ, बहुत ही आसान सा लॉ, जिसको स्क्रू रूल कहते हैं। मैक्सवेल ने बताया था कि स्क्रू रूल में कि अगर हमारे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस। अगर हमारे करंट की, हम स्क्रू को क्या करेंगे, हम डीएल को स्क्रू लेंगे और उसको रोटेट कराएंगे आर की तरफ, तो रोटेशन हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्स हो जाएगा। यानी हमारा
इन केस ऑफ क्लॉकवाइज अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्लॉकवाइज में, हमारा ये DL है, लाइक दिस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लो DL अगर ये हमारा R है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसमें क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ दिस इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड, हमारा इन्वर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इन्वर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए पता है हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बाहर की तरफ है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी केस में हो सकता है कि वो ऐसे दे दे, DL हमारा ये ड्रॉ कर दे, बोले कि इस डायरेक्शन में हमारा निकालना है, तो अब इस केस में हमारा R है तो इस केस में हमारा एंगल थीटा, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड्स। ये फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ हमारा होगा। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आया समझ में, इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिक्स का, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोट-सैवर्ट लॉ। आज हमने पढ़ा, पहले हमने रिवीजन किया क्लास चैप्टर नंबर 4 का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में रिवाइज किया कि क्या फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायोट-सैवर्ट ने कैसे बताया था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमने डिफरेंसेस भी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछता है। और हमने आज पढ़ा कि डायरेक्शन क्या होती है अगर बायोट-सैवर्ट लॉ हमें दे दिया जाए, बोला जाए कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कभी कभार हमें छोटा सा क्वेश्चन दे देता कि अ वायर ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का वायर है, ठीक है, इससे इसकी डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है और करंट हमारा फ्लो कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारा एक वायर है जिसमें करंट हमारा वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहा है, इसके राइट साइड में एक पॉइंट रखा हुआ है, राइट साइड पर 90 डिग्री पर एक पॉइंट रखा हुआ है P। एक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, राइट साइड पर एक पॉइंट P है जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। हमें DL की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। चलो इधर हम लोग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इधर से निकाल देते हैं। चलो हमें पता है फ्रॉम द बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जल्दी बताओ। dB की वैल्यू क्या होती है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मालूम है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, यहाँ पे 10⁻⁷ हमें वैल्यू से मतलब है 10⁻⁷। अब यहाँ पुट करो 10⁻⁷, करंट हमारा क्या है 1 एम्पियर, DL क्या है 1 मीटर इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻⁷। इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, जल्दी बताओ, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है आउटवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज इन आउटवर्ड टू पेपर। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए, इसको अच्छे से एक बार फिर समझ लेना। डायरेक्शन पूछता है तो अगर डायरेक्शन पूछेगा तो 2 मार्क्स में कर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले कुछ टॉपिक लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। ओके, बाय बाय।